हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2023 में रिलीज हुई ओपेनहाइमर मूवी की। ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसे फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। लेकिन सिर्फ ये एक टाइटल उसके किरदार को समझने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट की बायोपिक नहीं है, बल्कि साइंस, पॉलिटिक्स और इंसानियत के बीच चल रही दुनिया को हमें अच्छे से समझाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी को। फिल्म की शुरुआत ग्रीक माइथोलॉजी के एक सिंबॉलिक रेफरेंस प्रोमेथियस से होती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रोमेथियस ने देवताओं से आग चुराकर इंसानों को दी थी और इस गुनाह के लिए उसे हमेशा के लिए सजा भुगतनी पड़ी। डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर को भी मॉडर्न प्रोमेथियस कहा जाता है क्योंकि उसने दुनिया को न्यूक्लियर फायर दी है। लेकिन प्रोमेथियस की तरह ही ओपेनहाइमर को भी अपने कर्मों का भारी परिणाम झेलना पड़ा। प्रोमेथियस के सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन के बाद फिल्म हमें सीन दिखाती है जहां रॉबर्ट ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस की हियरिंग चल रही होती है और उससे पूछा जाता है कि उसने अमेरिका किस पर्पस के लिए छोड़ा था। और इसके बाद ही कहानी फ्लैशबैक में जाती है और ये साल होता है 1926, जब हम यंग ओपेनहाइमर को देखते हैं जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में क्वांटम फिजिक्स पढ़ने गया होता है। ओपेनहाइमर एक ब्रिलियंट माइंड होता है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड होता है। उसे डिप्रेशन, इंसोम्निया और कभी कभी खुद को और दूसरों को हर्ट कर देने वाले थॉट्स आते रहते हैं, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ और बिगड़ जाती है। यूनिवर्सिटी में उसके प्रोफेसर पैट्रिक ब्लैकेट उसके साथ बहुत हार्श और इंसल्टिंग बिहेवियर करते हैं। और जब एक दिन प्रोफेसर लेक्चर दे रहे होते हैं तब ओपेनहाइमर का दिमाग क्वांटम फिजिक्स की गहराइयों में डूबा होता है और उससे लैब में एक बॉटल गिर जाती है। इसके बाद ही प्रोफेसर ओपेनहाइमर को क्लास में एक्स्ट्रा रुकने के लिए कहते हैं, पर जब ओपेनहाइमर बताता है कि वो आज नहीं रुकेगा क्योंकि आज नील्स बोर का लेक्चर सुनने जाने वाला है। अब नील्स बोर जैसे बड़े फिजिसिस्ट का नाम सुनकर प्रोफेसर ओपेनहाइमर को इग्नोर करके बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ नील बोर का लेक्चर सुनने चले जाते हैं और ओपेनहाइमर को यहीं लैब में रुकने के लिए कहते हैं। ये बात ओपेनहाइमर को अंदर तक चुभ जाती है और वो प्रोफेसर के टेबल पर रखे एप्पल में साइनाइड पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। और इसके बाद वो भी सबसे छुपता हुआ जाकर नील्स बोर का लेक्चर अटेंड करता है और वहाँ उनसे सवाल भी करता है। इसके अगले दिन जब ओपेनहाइमर अपनी क्लास में जाता है तो देखता है कि नील्स बोर वहाँ प्रोफेसर के साथ खड़े हुए हैं और उसका वही इंजेक्टेड एप्पल खाने जा रहे होते हैं। तो ओपेनहाइमर तुरंत उनसे वो एप्पल छीन कर डस्टबिन में फेंक देता है और इस तरह लकीली नील्स बोर की जान बच जाती है। इसके बाद ही ओपेनहाइमर की नील्स बोर से बातचीत होती है और नील्स ओपेनहाइमर का क्वांटम फिजिक्स के लिए जज्बा देखकर उसको जर्मनी में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की एडवाइस देते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्वांटम फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देना चाहता हूँ जो क्लासिकल फिजिक्स से काफ़ी अलग है। क्लासिकल फिजिक्स में एक सिंपल रूल फॉलो होता है। अगर आपको किसी सिस्टम का पास्ट पता है तो आप फ्यूचर को ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे दो बॉम्ब्स अगर सेम फ्यूज के साथ लगाए जाएंगे तो दोनों एक ही टाइम पर एक्सप्लोड करेंगे। पर क्वांटम फिजिक्स में दुनिया थोड़ी अलग है। यहाँ पार्टिकल्स ना सिर्फ पार्टिकल्स होते हैं, ना सिर्फ वेव्स, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चाहे आपको पार्टिकल का पास्ट परफेक्टली पता हो, फ्यूचर सिर्फ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, सर्टिनिटी के साथ नहीं। यही दिलचस्पी और नील्स बोर की रिकमेंडेशन ओपेनहाइमर को जर्मनी के गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में ले आती है और यहाँ वो अपनी पीएचडी की पढ़ाई करता है। यहाँ उसकी मुलाकात इसाक राबी और वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे साइंटिस्ट के साथ भी होती है। ओपेनहाइमर अब दिन रात फिजिक्स में कुछ डिस्कवर करने के लिए सोचता रहता है। वो हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और ऐसा करते करते वो एक रिनाउंड फिजिसिस्ट बन जाता है। और जब उसे लगता है कि उसकी ये काबिलियत उसके अपने देश के लिए होनी चाहिए, क्योंकि कंपेयर टू यूरोप अमेरिका में अभी भी अच्छे फिजिसिस्ट नहीं थे, तो ओपेनहाइमर अमेरिका वापस आ जाता है और वहाँ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगता है। पर उसकी स्टार्टिंग अच्छी नहीं होती और शुरुआत में सिर्फ एक स्टूडेंट ही उससे पढ़ने आता है। पर धीरे धीरे ओपेनहाइमर की मेहनत रंग लाती है और अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उससे आकर सीखने लगते हैं। इस टाइम पर हमें ओपेनहाइमर का फ्रेंड सर्कल भी देखने को मिलता है जो कि मोस्टली कम्युनिस्ट लोगों से भरा होता है। ये पॉलिटिकल एफिलिएशन उसके करियर और पर्सनल लाइफ को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। ऑल्दो ओपेनहाइमर खुद कम्युनिस्ट नहीं था, पर यह चीज़ आगे चलकर उसके लिए मुसीबत बनने वाली थी। और आज की पार्टी में ओपेनहाइमर की मुलाकात एक साइकेट्रिक्स जीन टैटलॉक से होती है जो यूएसए की कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी। और कुछ देर बातचीत करने के बाद ही ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। फिजिकल होने के बाद जीन को पता नहीं क्या सूझता है तो वो उठती है और अपनी बुक शेल्फ से भगवत गीता निकाल कर ओपेनहाइमर को दिखाती है और उसमें स्पेसिफिकली 11वें अध्याय का 32वां श्लोक पढ़कर सुनाती है
जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, यानी कि अब मैं मौत बन गया हूँ, इस सृष्टि का विनाशक। ओपेनहाइमर को ये लाइन जिंदगी भर याद रहने वाली थी, जिसके बारे में आपको मूवी में आगे मालूम चलेगा। इसी दौरान ओपेनहाइमर की मुलाकात कैथरीन किटी पेंगुइन नाम की एक लड़की से होती है, जो कि एक बायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक्स कम्युनिस्ट होती है, और कुछ टाइम बाद जाकर ओपेनहाइमर किटी से शादी कर लेता है। लेकिन वो शादी के बावजूद भी जीन के साथ अपना अफेयर कंटिन्यू रखता है। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है 1938 का, जब जर्मनी के साइंटिस्ट एटम को स्प्लिट करने में सक्सेसफुल होते हैं, एक ऐसी डिस्कवरी जिसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ओपेनहाइमर ये खबर सुनकर समझ जाता है कि इससे एक ऐसा हथियार बनाया जा सकता है जो अब तक चलती आ रही दुनिया का चेहरा बदल देगा। इसके बाद ही ओपेनहाइमर भी इस थ्योरी पर काम करने लगता है, और वो फाइंड आउट करता है कि इस वेपन का चेन रिएक्शन काफ़ी तगड़ा हो सकता है। इस डिस्कवरी के बाद ओपेनहाइमर अपनी रिसर्च में और गहराई से इन्वॉल्व हो जाता है। इस दौरान उसके आसपास उसके काफ़ी सारे कम्युनिस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, जिनसे वो सोशल गैदरिंग्स में मिलता था, और ये बात उसके कलीग लॉरेंस को खटक जाती है, और वो एक दिन उसे समझाता है कि तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट फिजिसिस्ट को अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करनी चाहिए। अगर तुम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हो तो कम्युनिस्ट के इतने करीब दिखना तुम्हारी इमेज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद का सीन 1942 का दिखाया जाता है, जब यूएस आर्मी कर्नल लेस्ली ग्रूव्स ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए रिक्रूट करते हैं, और वो ओपेनहाइमर को छोटी मोटी पोस्ट नहीं देते, बल्कि पूरे मैनहट्टन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाते हैं, दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाने का मिशन। यहाँ भी अड़ियल ओपेनहाइमर काम करने के तरीके को लेकर ग्रूव्स से डिबेट करता है, और ग्रूव्स को फिलहाल ओपेनहाइमर की काफ़ी बातें माननी पड़ती हैं, क्योंकि अमेरिका को कैसे भी करके एटॉमिक बॉम्ब बनाना है, क्योंकि अगर जर्मनी ने अमेरिका से पहले बना लिया तो अमेरिका के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी खाली जगह पर लॉस एलोमोस साइट बनाई जाती है, और साथ ही यहाँ एक पूरा शहर बसाया जाता है, क्योंकि यहाँ जितने भी साइंटिस्ट काम करेंगे वो अपने परिवार के साथ रहेंगे। ओपेनहाइमर जनरल ग्रोव्स के साथ मिलकर काबिल साइंटिस्ट को रिक्रूट करता है, और कुछ ही समय में लॉस एलोमोस साइट ओपेनहाइमर के सजेशंस पर तैयार हो जाती है। यहीं से मैनहट्टन प्रोजेक्ट का असली काम शुरू होता है। प्रोजेक्ट पर काम करते करते एक साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर एक डरावनी कैलकुलेशन पर पहुंचता है कि एटॉमिक ब्लास्ट के रिएक्शन से पूरा एटमॉस्फेयर इग्नाइट होकर दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये कैलकुलेशन सुनकर ओपेनहाइमर को काफ़ी घबराहट होती है। इस पॉसिबिलिटी को फिर और साइंटिस्ट जैसे हैंस बेद, आर्थर क्रॉम्पटन रिव्यू करते हैं और कंक्लूड करते हैं कि चांसेस नियर ज़ीरो हैं। फिर भी ये थॉट उन सब के लिए कंसर्न बना रहता है। इस बीच ओपेनहाइमर और ग्रोव्स के बीच काफ़ी बहस होती है, क्योंकि ग्रोव्स के ऑर्डर थे कि बिना उसकी परमिशन के कोई भी लॉस एलमोस से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन ओपेनहाइमर अपना पॉइंट रखता है कि उसे ओकेजनली ट्रेवल की ज़रूरत होगी, इसके लिए उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस ज़रूरी है। ग्रोव्स इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद ओपेनहाइमर ये भी इंसिस्ट करता है कि वो अपने कुछ कलीग्स और उनके परिवार को भी यहाँ बुला सके, जिसमें से कई लोग कम्युनिस्ट सर्कल से जुड़े होते हैं। ये बात ग्रोव्स को शुरू में पसंद नहीं आती, पर क्योंकि ओपेनहाइमर प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था, उसकी बात आखिरकार ग्रोव्स को माननी पड़ती है। इसी बीच 1943 में ओपेनहाइमर अपनी बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर जीन टैटलॉक से मिलने जाता है। वहाँ वो जीन से साफ कह देता है कि अब उसका पूरा ध्यान प्रोजेक्ट पर होगा और दोबारा मुलाकात मुश्किल होगी। ये बात जीन को इमोशनली डिस्टर्ब कर देती है, और कुछ महीनों बाद 1944 में जीन सुसाइड कर लेती है। ये खबर सुनकर ओपेनहाइमर अंदर से काफ़ी टूट जाता है, और उसे गिल्ट होता है कि अगर उसने उस वक्त जीन को थोड़ा और सहारा दिया होता तो शायद वो आज जिंदा होती। इसके बाद 1945 आ चुका था। हिटलर सुसाइड कर लेता है और जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर देता है। अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट के बीच एक बड़ी डिबेट शुरू हो जाती है, क्या अब एटम बॉम्ब की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि ये बॉम्ब मेनली जर्मनी के लिए बनाया जा रहा था। लेकिन ओपेनहाइमर साफ कह देता है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जापान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया। उसकी बात पर जनरल ग्रोव्स भी उसका साथ देते हैं, क्योंकि 3 साल की साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत और लगभग $2 मिलियन इस प्रोजेक्ट पर खर्च हो चुके थे। अब इस स्टेज पर बॉम्ब रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद लैब में छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, जिससे सबको ये मालूम चल जाता है कि अब बॉम्ब जल्दी तैयार होने वाला है। इसी दौरान लियो सिलर्ड, एक हंगेरियन अमेरिकन फिजिसिस्ट जो पहले खुद भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था, ओपेनहाइमर से मिलता है और उसको बताता है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अपने कलीग्स के साथ एक पेटिशन तैयार कर रहा है, जिसमें सरकार से कहा जाएगा कि बॉम्ब को तुरंत मिलिट्री टारगेट पर यूज़ ना किया जाए,
बल्कि पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाए ताकि जापान डर कर सरेंडर कर दे और हजारों लाखों सिविलियंस की जान जाने से बच जाए। ओपेनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन का डायरेक्टर था, तो सिलर्ड उसे भी इस पेटिशन का पार्ट बनने के लिए कहता है, पर ओपेनहाइमर अपना स्टैंस क्लियर करता है कि उसका काम बॉम्ब बनाने का है, उसका यूसेज गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी। उल्टा यहाँ वो सिलर्ड को याद दिलाता है कि एटॉमिक बॉम्ब को बनाने का सजेशन तुम लोगों ने ही दिया था, जब तुमने और आइंस्टीन ने 1939 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखकर वार्न किया था कि जर्मनी बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद वो दिन आता है जो ह्यूमन हिस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा बनने वाला था, और ये था ट्रिनिटी टेस्ट, जो 16 जुलाई 1945 को किया गया था। रात के अंधेरे में एक ऐसा ब्लास्ट होता है जो जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया, और ओपेनहाइमर आज हर तरफ फैल रही तबाही को देखकर भगवत गीता का वही श्लोक दोहराता है जो जीन ने उससे कहा था, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। क्योंकि कहीं ना कहीं ओपेनहाइमर ये ट्रिनिटी टेस्ट देखकर समझ गया था कि अब मैंने ऐसा कुछ बना दिया है जिसे शायद पूरी मानव सभ्यता खतरे में पड़ सकती है। ट्रिनिटी टेस्ट के बाद ओपेनहाइमर को हर तरफ से रिस्पेक्ट मिलने लगती है, हर कोई उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। ओपेनहाइमर एक नेशनल हीरो बन चुका होता है। इसी मॉन्टेज के बीच एक क्विक कट आता है वॉशिंगटन डीसी में लुइस स्ट्रॉस पर, जो लेटर ऑन यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कमिश्नर बनने वाला था। वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और न्यूज़पेपर में ओपेनहाइमर के बारे में पढ़ता है और पेपर को फोल्ड करके साइड में रख देता है। उसकी आंखों में एक छुपी हुई जलन दिखाई देती है, जैसे उसे ओपेनहाइमर की पब्लिक ग्लोरिफिकेशन डाइजेस्ट नहीं हो रही हो। ट्रिनिटी टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए जाते हैं। हिरोशिमा ब्लास्ट के लगभग 16 घंटे बाद प्रेसिडेंट ट्रूमन रेडियो पर आकर इसके बारे में अनाउंसमेंट करते हैं। इन दोनों बॉम्बिंग्स में जापान में लगभग 2 लाख लोगों की जान चली गई थी, जिसमें ज़्यादातर आम नागरिक थे, और इसके बाद ही जापान सरेंडर कर देता है। पर इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद भी ओपेनहाइमर खुश नहीं था, बल्कि उसके अंदर इसका गिल्ट बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था कि अब सरकार एटॉमिक बॉम्ब्स को अपने हिसाब से यूज करेगी और इससे हजारों लाखों बेगुनाहों की जान जाएगी। बॉम्बिंग्स के बाद ओपेनहाइमर को गवर्नमेंट की तरफ से हाई लेवल साइंटिफिक एडवाइजरी रोल्स मिलने लगते हैं, जो बाद में एटॉमिक एनर्जी कमीशन तक पहुंचते हैं। टाइम मैगजीन के कवर पर ओपेनहाइमर की फोटो छपती है और उसे फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। इसके कुछ वक्त बाद प्रेसिडेंट ट्रूमन ओपेनहाइमर को व्हाइट हाउस बुलाते हैं। मीटिंग में ओपेनहाइमर अपना गिल्ट शेयर करता है। वो कहता है कि लाखों लोगों का खून उसके हाथों पर है। ट्रूमन ब्लंटली कहता है, खून मेरे हाथों पर है, तुम्हारे हाथों पर नहीं। तुमने सिर्फ बॉम्ब बनाया था, उसे जापान पर गिराने का फैसला मैंने लिया था। ट्रूमन यहाँ पर ओपेनहाइमर से लॉस एलामोस लैब को कंटिन्यू करने के लिए कहता है, पर ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने से इनकार कर देता है। इसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स और भी ज़्यादा तब गर्म हो जाती है जब सोवियत यूनियन 1949 में अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर लेता है। तब फिर अमेरिका के अंदर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की डिमांड उठती है, लेकिन ओपेनहाइमर इस आइडिया को स्ट्रांगली अपोज करता है और कहता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का मतलब एक खतरनाक न्यूक्लियर आर्म रेस शुरू करना होगा। ये स्टैंस उसके और टेलर के बीच एक परमानेंट रिफ्ट क्रिएट कर देता है और पॉलिटिकल सर्कल्स में ओपेनहाइमर की पोजीशन वीक होने लगती है। इसके बाद एक और क्रूशियल मोमेंट आता है जब स्ट्रॉस और ओपेनहाइमर एक कमेटी मीटिंग में आमने सामने बैठे होते हैं। स्ट्रॉस इस टाइम पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फाउंडिंग कमिश्नर्स में से एक बन गया था और ओपेनहाइमर भी इसी कमीशन का एक एडवाइजर था। इस मीटिंग में स्ट्रॉस प्रपोज करता है कि सोवियत यूनियन को आइसोटोप्स एक्सपोर्ट ना किए जाएं ताकि स्ट्रैटेजिक रिस्क ना हो, लेकिन ओपेनहाइमर इसका तुरंत अपोज करता है और कहता है कि ये आइसोटोप्स पीसफुल रिसर्च के लिए दिए जा रहे हैं और साइंस को बाउंड्रीज के पार शेयर करना चाहिए। ओपेनहाइमर की बात को बाकी साइंटिस्ट भी सपोर्ट कर देते हैं और स्ट्रॉस को मीटिंग टेबल पर पब्लिक एम्बैरेसमेंट मिलती है। बाहर से वो काफ़ी कंपोज दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर ओपेनहाइमर के खिलाफ उसकी नफरत और गहरी हो जाती है। इसके बाद स्ट्रॉस और ओपेनहाइमर की एक और मुलाकात होती है और ये होती है प्रिंसटन इंस्टीट्यूट में, जहाँ स्ट्रॉस ओपेनहाइमर को कैंपस में वेलकम करता है। यहाँ ओपेनहाइमर आइंस्टीन को पॉन्ड के पास देखकर उनसे बात करने चला जाता है। स्ट्रॉस दूर से दोनों को बातचीत करते देखता है। जब स्ट्रॉस पास आता है तो आइंस्टीन उसे देखे बिना वहाँ से चले जाते हैं। ये मोमेंट स्ट्रॉस के अंदर ओपेनहाइमर के लिए और ज़्यादा नफरत पैदा कर देता है और उसे लगता है कि ओपेनहाइमर ने ज़रूर आइंस्टीन को उसके बारे में कुछ तो उल्टा बोला है। इन सब इंसिडेंट्स के बाद स्ट्रॉस पूरी तरह से ओपेनहाइमर के खिलाफ हो जाता है। अब वो उसके अगेंस्ट प्लानिंग शुरू करता है। स्ट्रॉस अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का यूज़ करके FBI एजेंट विलियम बॉर्डन से मिलता है,
जहां वो उसको ओपेनहाइमर के पुराने कम्युनिस्ट लिंक्स की तरफ इशारा करता है। स्ट्रॉस अपनी पर्सनल नफरत में एफबीआई को इन्वॉल्व करके, बायस्ड लॉयर अपॉइंट करके और विटनेसेस को मैनिपुलेट करके ओपेनहाइमर के खिलाफ जाल बिछाता है। और जब एफबीआई ओपेनहाइमर के ऊपर सबूत इकट्ठा कर लेती है, तब एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सामने उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर एक क्लोज्ड इंडोर इंटरनल हियरिंग शुरू होती है। ये हियरिंग डिसाइड करेगी कि ओपेनहाइमर को अमेरिका के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सेस मिलेगा या नहीं। इस हियरिंग में ओपेनहाइमर की लॉयल्टी और उसके पुराने कम्युनिस्ट एसोसिएशंस को एग्रेसिवली क्वेश्चन किया जाता है। कुछ लोग उसकी तरफ से डिफेंस करते हैं, जिनमें राबी, जनरल ग्रोव्स और एक दो लोग और होते हैं, लेकिन यहाँ पहले से स्ट्रॉस के इन्फ्लुएंस में आए विटनेस उसके खिलाफ गवाही देते हैं। इनमें सबसे क्रूशल टेस्टिमनी होती है एडवर्ड टेलर की, जो ओपनली ओपेनहाइमर के खिलाफ बोलता है और कहता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है। टेलर ने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि ओपेनहाइमर उसके हाइड्रोजन बॉम्ब के प्रोजेक्ट के लिए रेडी नहीं था, और साथ ही साथ स्ट्रॉस ने इस हियरिंग से पहले टेलर को ओपेनहाइमर के खिलाफ काफ़ी भड़काया था। टेलर की बात ओपेनहाइमर के करियर पर एक बहुत बड़ा प्रहार बन जाती है। हियरिंग के दौरान ओपेनहाइमर की वाइफ किटी फुल फोर्स में उसको डिफेंड करती है, लेकिन उसके खिलाफ भी उल्टे सीधे सवाल उठाए जाते हैं क्योंकि वो खुद एक एक्स कम्युनिस्ट मेंबर रही होती है। यहाँ पर जीन टैटलॉक के साथ साथ और भी कई लोगों का नाम लिया जाता है। ये पर्सनल अटैक्स ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं, पर एक बायस्ड हियरिंग के लिए सब कुछ किया जाता है और लास्ट में बहुत सारी मैनिपुलेशंस के बाद फैसला आता है और ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस रिवोक कर दी जाती है। ये डिसीजन एक ऐसे इंसान के करियर और पब्लिक इमेज को हमेशा के लिए डैमेज कर देता है, और एक पल में ही जो साइंटिस्ट अपनी कंट्री के लिए हीरो था, उसी को डिसलॉयल और सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब कहानी इसके 5 साल और आगे जाती है 1959 में। वॉशिंगटन डीसी के सीनेट चैम्बर्स में लुइस स्ट्रॉस की सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स बनने की कंफर्मेशन हियरिंग चल रही होती है, एक पोजीशन जिसका नॉमिनेशन खुद प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहोवर ने किया था। स्ट्रॉस बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है कि उसे कैबिनेट में जगह मिल ही जाएगी, लेकिन उससे पहले उसे अपने कर्मों का हिसाब भी तो देना था। जो साजिश उसने ओपेनहाइमर के खिलाफ रची थी, आज वही उसके लिए गड्ढा बन गई है। हियरिंग के दौरान फिजिसिस्ट डेविड हिल गवाही देता है। हिल सेनेट के सामने स्ट्रॉस को एक्सपोज करता है। वो कहता है कि स्ट्रॉस ने अपनी पर्सनल रंजिश के चलते ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म करवा दी थी। उसने एफबीआई और कमीशन के मेंबर्स को मैनिपुलेट किया था। एल कहता है कि उसने खुद मैनहट्टन प्रोजेक्ट में ओपेनहाइमर के साथ काम किया था, और वो यकीन के साथ कह सकता है कि ओपेनहाइमर अमेरिका के लिए कभी भी डिसलॉयल नहीं था। ये टेस्टिमनी सीनेट के सामने स्ट्रॉस की केयरफुली बिल्ट इमेज को तोड़ कर रख देती है। नतीजा ये होता है कि सीनेट एक रेयर स्टेप लेते हुए स्ट्रॉस की नॉमिनेशन रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद कहानी 4 साल और आगे 1963 में जाती है, जब प्रेसिडेंट जॉनसन ओपेनहाइमर को एनरिको फर्मी अवार्ड से सम्मानित करते हैं, जो एक तरह का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। ये एक तरह की नेशनल अपॉलॉजी। ओपेनहाइमर को इससे फिर से इज्जत तो मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर का गिल्ट और कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं होता। उसके दिमाग में वही सोच घूमती रहती है, शायद मैंने ही दुनिया का अंत शुरू कर दिया है। इसके बाद मूवी के फाइनल फ्रेम्स में हमें ओपेनहाइमर के इमेजिनेशन को दिखाया जाता है। उसकी आंखों के सामने दुनिया एक न्यूक्लियर इन्फर्नो में जल रही है। यही था ओपेनहाइमर का असली बोझ, एक ऐसी आग जिसे उसने जलाया तो था पर कभी बुझा नहीं पाया। और इसी हॉन्टिंग सोच के साथ फिल्म अपनी कहानी यहीं पर खत्म करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कंक्लूजन की। ओपेनहाइमर एक सिंपल बायोपिक फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक वार्निंग है। नोलन ने हमें दिखाया है कि इंसान साइंस और अपने हुनर का यूज करके दुनिया को रोशन कर सकता है, पर उसे तबाही के किनारे पर भी ले जा सकता है। ओपेनहाइमर के अचीवमेंट्स लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए, पर उसके साथ ही खुद ओपेनहाइमर का गिल्ट और ट्रेजेडी हमेशा उनके अंदर जिंदा रहा। ये फिल्म हमें एक साइंटिस्ट की कहानी नहीं दिखाती, बल्कि इंसानियत की जिम्मेदारी भी याद दिलाती है, जो कि शायद साइंस और साइंटिस्ट से भी काफ़ी ऊपर है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, इस पर कमेंट करो, इसको शेयर करो, मेरे और भी वीडियोस देखो, क्योंकि मुझे अभी तुम लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिर मिलता हूँ एक अगले धांसू एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।